तेरा बाप कोई राजा था क्या? एक झापड़ लगाऊंगी ना, सीधा चल नहीं पाएगा। ये है हमारे गांव का कलंक। कहां से भीख मांग के आ रहा है? थू। ये की पैदाइश, हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे की इसने? गंदे माँ बाप का घटिया खून, गंगा में भी ये पाप नहीं धुलेगा। औकात भूल गया है तू? लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा। टोली में खड़ी लड़कियों ने उसकी खाने की थाली फेंकी और 2-3 लड़के उसे बेरहमी से पीटने लगे। वो लड़का सर झुकाए सब सहता रहा। और यही है इस कहानी का नायक सार्थक, जिसके लिए अपमान, तिरस्कार और मार खाना रोज की बात बन गई थी। ये कहानी है रक्तपुर गांव की। रक्तपुर ऐसा गांव जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां लोग बच्चा पैदा होते ही उसे ताबीज पहना देते हैं। जंगल से घिरे हुए इस डरावने गांव में शैतानी लड़ाइयों के कई अनगिनत किस्से हैं, जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। उसी रक्तपुर में रहता है 17 साल का अनाथ सार्थक, जिसके लिए लोगों का अपमान सहना, मार खाना, गाली गलौज सुनना हर रोज की बात थी। सार्थक गांव में सफाई का काम करता था, लोगों के फेंके हुए टुकड़ों से पेट पालता था। जहां चिड़िया भी जाने से डरती थी, गांव के उस श्रापित चबूतरे पर सोता था सार्थक। माँ बाप के गुजरने के बाद मानो उसके जीवन से प्रेम की छत टूट गई और बची केवल कठिनाइयां। कई साल पहले गांव की सड़कों पर शोर था, भीड़ उग्र थी, लोगों के हाथों में लाठियां, खंजर और आंखों में खून उतर आया था। ये भीड़ त्रिलोक्या कुंज हवेली के सामने खड़ी थी, जहां महाबली, उनकी पत्नी त्रिलोक्या और उनका 6 साल का बेटा सार्थक रहते थे। महाबली और त्रिलोक्या ने तांत्रिक विद्या से गांव को संकट में डाला है। इनका अंत जरूरी है। गांव को शुद्ध करना होगा। गांव की भीड़ हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। पिता के मुंह पर कालिख पोत दी गई। हवेली के आंगन में दोनों को बेरहमी से मारा गया और ये सब वहां खड़े मासूम सार्थक के सामने हो रहा था। मरते मरते सार्थक की मां त्रिलोक्या ने उसके कान में कहा, सार्थक, नागरन की रक्षा करना वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे वचन दे बेटा। मां की बातें सार्थक को समझ नहीं आ रही थी। मां ने अपनी टूटती सांसों को पकड़ धीरे से कहा, ये धरोहर है हमारे कुल की। तुम्हारा जन्म इसकी रक्षा के लिए हुआ है, वंश की रक्षा के लिए हुआ है सार्थक। इसमें मेरे और तुम्हारे पिता की। उसकी सांसें टूटने लगी। मां को ऐसी अवस्था में देखकर सार्थक रोने लगा। वचन दे, वचन दे। वचन मां। इससे पहले कि सार्थक कुछ समझे, कुछ कहे, त्रिलोक्या की मृत्यु हो जाती है। तभी भीड़ की नजर सार्थक पर पड़ी और एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, इनके बच्चे को भी मार डालते हैं। उसकी आंखों में नफरत तैर रही थी। लेकिन तभी पंडित जी बीच में आकर उससे बोले, रुको, हमने इसके माँ बाप की हत्या नहीं, वध किया है। अगर ऐसा न किया होता तो पूरे गांव का विनाश हो जाता। लेकिन ये बच्चा मासूम है और बच्चे की हत्या महापाप होता है। अब चलो, हमारा काम पूरा हुआ। पंडित जी के इतना कहते ही गांव के सारे लोग हवेली छोड़कर अपने अपने घर चले गए। लेकिन भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी अंबिका, जो रोते हुए सार्थक को देख रही थी। अंबिका इस भीड़ की अगुवाई कर रहे पंडित की ही बेटी थी। अंबिका के कोमल मन पर सार्थक के लिए दया के भाव उठ रहे थे। लेकिन ये छोटी सी बच्ची करती भी तो क्या करती। आज भी सार्थक की दशा देख अंबिका का जी भर उठता था। 10 साल बाद भी 16 साल की अंबिका
सार्थक की बेरंग जिंदगी में एक फूल की तरह खुशबू भर देती थी। आज फिर सार्थक को पिटता देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने हाथ में खाना लिए वो सार्थक का पीछा करने लगी। रुको सार्थक, ये पानी पी लो। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है और ये खाना भी खा लो। अंबिका के इस नम्र निवेदन के बाद भी सार्थक उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ता रहा। सार्थक अपनी बेबसी को ही जीवन मानकर गांव के श्रापित चबूतरे तक पहुंच गया। वो मन में सोच रहा है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये दिन ना देखना पड़ता, मेरा हर रोज अपमान ना होता, कोई तो मुझे प्यार करता। वो अंदर से बहुत रोना चाहता था, लेकिन जैसे उसका दिल सूख चुका था। तभी अंबिका वहां आकर डर और घबराहट में सार्थक से पूछती है, तो तुम इस शापित चबूतरे पर रहते हो? अकेले रहने में डर नहीं लगता? सार्थक कुछ नहीं कहता। वो चबूतरे के सामने बरगद के पेड़ की छाल को निकालकर अपनी चोट पर लगाने लगा। सार्थक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। न जाने कितनी बार उस पेड़ की छाल और पत्तों से उसने अपने घाव ठीक किए थे, लेकिन आज वहां अंबिका थी। मैं तुम्हारी चोट पे दवाई लगाती हूँ, मुझे तुम पराया मत समझो। सार्थक छाल लगाकर चबूतरे के सामने बैठता है। किसी गुलाम की तरह उसका सिर झुका हुआ है। अच्छा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठी खीर, तुम्हें पसंद है ना? कितने पतले हो गए हो, ये खा लो। पेट को आराम मिलेगा। तुम यहाँ से चली जाओ अंबिका, तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। होने दो बवाल, मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन मैं तो डरता हूँ। बचपन से ही सार्थक को भला बुरा कहा गया था, लेकिन फिर भी अंबिका के बार बार हट करने पर उसकी लाई मीठी खीर सार्थक खा लेता है। खीर के स्वाद और अंबिका के स्नेह से उसे माँ की याद आने लगी। खीर खाकर सार्थक कटोरी को रखने ही वाला था कि अंबिका मुस्कुराते हुए कटोरी लेने आगे बढ़ी। उसका हाथ सार्थक के हाथ से स्पर्श हुआ। इससे पहले सार्थक सिर उठाता, दो आदमी झाड़ियों से बाहर निकले जो उनका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गांव की लड़की को हाथ लगाया, उसके हाथों से खीर खाई, अपनी औकात भूल गया? पंडित जी का शुक्रिया मान कि तू सांस ले रहा है। दोनों आदमी हाथ में ईंट पत्थर लिए सार्थक को पीटने लगते हैं। छोड़ो उसे, वो मेरी गलती है, मैंने उसे छुआ था। भगवान के लिए उसे मत मारो। अंबिका उन आदमियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी के धक्के से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उधर सार्थक के सिर से खून बह रहा था। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरे जीवन में कभी खुशी का दिन नहीं आएगा? सार्थक का खून चबूतरे पर टपका और अचानक हवाएं तेज हो गई, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। बिजली कड़कने लगी और जमीन थरथराने लगी। अचानक इस बदले मंजर को देखकर दोनों आदमी डर कर वहां से भाग गए। सार्थक की आंखें भी डर से फैल गईं। चबूतरे पर टपके खून की जगह से चबूतरा फटने लगा और बरगद का पेड़ दो हिस्सों में कट गया। चबूतरे में पड़ी दरार से काली रोशनी बाहर आने लगी। रोशनी के बीच से एक किताब सार्थक के पैरों के सामने आकर थम गई। उस किताब पर लिखा था नाग ग्रंथ। तभी उस किताब से एक नाग बाहर निकलने लगा। वो बड़ा भयानक नाग हुंकार लगाता अपने फन को उठाए सामने खड़ा हो गया। सार्थक की सांसें उसे देखकर रुक सी गईं, लेकिन अचानक उस नाग का रूप बदलने लगा। उसका फन एक खूबसूरत औरत का हो गया। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक अद्भुत आकृति थी, एक औरत जो आधी स्त्री और आधी नागिन थी। उस नाग कन्या ने अपनी मनमोहक आवाज में कहा, सार्थक, मैं नागेश्वरी हूँ।
इस ग्रंथ की रक्षिका। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और माय वैम्पायर सिस्टम के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।